नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो के तीसरे लेक्चर का यह चौथा भाग है। तीसरे लेक्चर के तीसरे भाग को मैंने कहा था कि CS प्रो पर बने डेटा एंट्री एप्लीकेशन का इफ़िशिएंट यूज को करने का जो सीरीज था उसका अंतिम भाग तीसरा भाग था। लेकिन इस चौथे भाग को मुझे इसलिए जोड़ना पड़ा कि एक महत्वपूर्ण चीज़ सुविधा जो CS प्रो पर बने डेटा एंट्री एप्लीकेशन में CS प्रो के यूज़र को मिली होती है कि वह एक बार एंट्री करने के बाद देख सकता है कि किसी क्वेश्चनायर में कहाँ कहाँ अभी एरर छूटे हुए हैं। CS प्रो के जो यूज़र हैं उनमें बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा हो सकता है जो छोटे डेटा को पर काम कर रहे हैं, जैसे कई रिसर्च स्कॉलर। उनके लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण सुविधा है क्योंकि वो खुद अपने डेटा को समझ रहे हैं, उन्होंने खुद डेटा कलेक्ट किया है, वो जानते हैं कि डेटा में क्या अगर कोई एरर दिख रहा है तो वहाँ पर सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसे करेक्ट करने का। तो ऐसे यूज़र जो डेटा को समझते हैं और उसमें खुद करेक्शन कर सकते हैं, उनके लिए यह सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है। कई बार ऐसा जरूर होता है कि वो चाहेंगे कि नहीं, कोई एरर मैसेज अगर आ रहा है तो उसे किसी से डिस्कस करने के लिए वो उस समय छोड़ दें, लेकिन फिर वो जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसे एरर छूटे हुए हैं और उसे कैसे देखा जाए ऐसे छूटे हुए एरर को। तो एक तरीका है कि उसके लिए वैलिडेशन रिपोर्ट बनाया जाए और वैलिडेशन रिपोर्ट में फिर उसे देखा जाए कि कहाँ कहाँ एरर छूटा हुआ है। लेकिन एक छोटे डेटा यूज़र के लिए उस एप्लीकेशन वैलिडेशन एप्लीकेशन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंटरैक्टिव एडिट के द्वारा देख सकता है कि कहाँ कहाँ अभी एरर छूटा हुआ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इंटरैक्टिव एडिट को यूज़ करते हैं। डेटा एंट्री में इंटरैक्टिव एडिट चलाने के लिए सबसे पहले जो डेटा ऑलरेडी इंटर कर दिए गए हैं उनमें से जिस क्वेश्चनायर के लिए हमें देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ एरर छूटा हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन मोड में जाते हैं और मॉडिफिकेशन मोड में यहाँ ऑप्शन सेट करते हैं। इंटरैक्टिव एडिट के लिए ऑप्शन अभी इसे आप बोथ जो कि डिफ़ॉल्ट है उसे ही सेट करके आगे चलिए कि यानी हर तरह का मैसेज चाहे वो किसी तरह से एरर हो रहा हो वो मुझे दिखाए। और ओके करने के बाद आप F11 अगर दबाएंगे तो कंट्रोल वहीं जाएगा जहां पर कि कोई एरर है। अब यहां पर एक मैसेज तो आ रहा है लेकिन इसे देख के पता नहीं चल रहा है कि एरर है कहां। F8 करने पर कर्सर वहां रुकेगा जहां पर कि एरर है। अब ये बता रहा है कि 4 साल का जो बच्चा है उसका एजुकेशन कोड 2 दिखाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। 4 साल के बच्चे पर एजुकेशन कोड नहीं अप्लाई होता, उसे 99 डालना था। तो या तो हम यहाँ करेक्शन करेंगे, अगर करेक्शन करेंगे तो CS प्रो उसे निकलने देगा। अब वो बता रहा है कि साइज का भी जो एरर है, साइज 7 जो है वो वहाँ पर 5 एरर रखा गया है, लेकिन हम इसे छोड़ रहे हैं और इसे F8 कर रहे हैं। तो जब हम इंटरैक्टिव एडिट में मैसेज के बाद F8 करते हैं तो कर्सर वहां जाके रुकता है जहां एरर होता है। अब वहां पर या तो हम करेक्शन करेंगे, और अगर मान लीजिए कि करेक्शन नहीं करना है क्योंकि अभी जो देखने वाला है जो रिसर्चर वो समझ नहीं पाया कि अभी इसे करेक्ट किया जाए या किसी और से डिस्कस किया जाए, तो उस समय वो उसे छोड़ के निकल सकता है। जब वो छोड़ के फिर से अगर इंटर प्रेस करेगा तो वो मैसेज फिर आएगा
इसे हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे। मान लीजिए मैं इसे डेटा को चेंज नहीं करना चाहता और स्टॉप कर देता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ। मैं फिर से इसे चला रहा हूँ और अगर जो F11 पर हमें मैसेज आया था, अगर हमको यहाँ पर करेक्शन नहीं करना है, यानी हम F8 पर गए और ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर तो क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसे अगर छोड़ना है तो छोड़ने के लिए आप फिर से इंटर दबाइए। इंटर दबाने के बाद वो फिर से मैसेज आएगा, लेकिन इस बार कर्सर वहाँ से निकल जाएगा, यानी इस फील्ड पर लौट के नहीं आएगा जैसा कि पिछली बार आया था। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यानी मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 3 एरर्स थे, जिनमें से एक एरर को या 2 एरर को करेक्ट किया और एक एरर पर समझ नहीं पाया, उसे छोड़ दिया और क्वेश्चनर को सेव कर दिया। तो अगली बार जब वो फिर से अगर क्वेश्चनर को देखेगा तो उसे सिर्फ एक एरर दिखेगा। ये जो एरर दिखते हैं उनमें एक और सुविधा हमारे पास होती है, वो है नोट लगाने की। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसने किया और F11 दबा के ये एरर आया, 4 साल के बच्चे को दूसरा क्लास में दिखाया गया है और रिसर्चर खुद इसे करेक्ट नहीं करना चाहता, और यहाँ पर चाहे तो वो कंट्रोल N करके एक नोट लगा सकता है कि डिस्कस विथ और ये नोट लगाने पर CS Pro इसे एक अपने डेटा फाइल अपने फाइल में नोट कर लेता है, जिसका एक्सटेंशन NOT होता है, और उसमें वो सारा इंफॉर्मेशन जो और जरूरी है, जैसे कि इसका घर का नंबर क्या था, मैंने इसका केस ID क्या था, ये किस अकरेंस पर रोस्टर पर लगा हुआ था, यानी 5 नंबर पर लगा हुआ था, और ये मैसेज क्या है। तो नोट लगाने वाले को सिर्फ मैसेज लिखना पड़ता है, बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं यानी केस ID, अकरेंस नंबर, ये सब CS Pro उसमें खुद डाल देता है और इसे डाल के वो आगे मैंने यूज कर सकता है। हम फिर इससे आगे निकल रहे हैं और अब इसे F12 करके सेव कर देते हैं ताकि मेरा नोट फाइल उसमें सेव हो जाए। मैंने डेटा को नहीं चेंज किया है, सिर्फ एक नोट लगाया है। उस नोट को एक्सेल में खोल के हम देख सकते हैं, लेकिन नोट फाइल को पढ़ने का, नोट फाइल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जो अगर आप इस हेल्प में देखेंगे, ये हेल्प यानी कि डेटा एंट्री का हेल्प नहीं है, दोनों के हेल्प जो प्रोडक्शन मोड का जो हेल्प है उसमें ये आपको नोट के बारे में, फाइल के एक्सटेंशन के बारे में बताया गया है और कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको हम एक्सेल में खोलेंगे और फाइल में जाके ओपन में जाके और मेरा जो जहाँ डेटा रखा जाता है, डेटा के साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और अगर ऑल फाइलें यहाँ पर कर दें आप, यानी ऑल फाइल्स, तो आपको दिखेगा बहुत तरह के डेटा में। मैंने डेटा जो बनाया है वो mydata.txt है, लेकिन mydata.txt के साथ वो log, lst, not, sts बहुत सारी फाइल बनाता है जिनके अलग अलग पर्पस हैं। जैसे कि नोट फाइल में वो मेरा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा बनाए गए नोट हैं उनको वो रखता है। तो अगर हम इसे को खोलने जाएंगे तो अब वो कह रहा है कि ये चूंकि टेक्स्ट फाइल होता है कि डिलिमिटेड है या फिक्स्ड विथ है, तो ये फिक्स्ड विथ फाइल होता है, इसमें एक सर्टेन तरह का स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर आपको हेल्प में दिया गया है। अब इस समय हम ज़्यादा उस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन डेटा ऑर्गेनाइजेशन जब हम बताएंगे तो टेक्स्ट फाइल में किस तरह से एक फिक्स्ड विथ फाइल को पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है उसे हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम इसे केवल फिक्स्ड विथ समझ के और नेक्स्ट करते हुए कि शुरू का जो 2 डिजिट है मेरे घर का नंबर है, वो स्ट्रक्चर में सब चीज़ें रहती हैं और वो किस फाइल पर किस जगह पर वो नोट लिखा गया है तो वो उसको नोट रखता है। इसके बाद ये जो अकरेंस होता है उसको वो बताता है। ये शायद कभी
और वो नोट लिखा गया है डिस्कस लेटर ऑन, डिस्कस विद XYZ। तो ये बता रहा है कि ये 1 नंबर घर का किस फील्ड से ये जुड़ा हुआ ये नोट लिखा गया है। तो ये नोट फाइल भी अपने आप में एक्सेल में फिर उसे पढ़ के वो यूज कर सकता है नोट फाइल को। मुख्य चीज़ है कि किस तरह से इंटरैक्टिव एडिट को छोटा यूज़र जो बाकी डिटेल वैलिडेशन रिपोर्ट नहीं बना रहा है, वो एक बार डेटा एंट्री करने के बाद देखना चाहता है कि किन किन जगहों पर उसने अभी एरर छोड़ रखा है, क्योंकि जिस समय डेटा एंट्री वो करता होता है उसी समय करेक्शन सोचना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कई बार रिसर्चर जो खुद ही डेटा कलेक्ट किया है लेकिन उस समय डेटा करेक्शन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस समय वो डेटा एंटर कर रहा है और अगर उस समय वो सारे, चूंकि एक जो डेटा होता है वो कई चीज़ों से लिंक्ड होता है, तो अगर उस समय वो सोचने लगेगा कि इस समय क्या एप्रोप्रिएट करेक्शन करना चाहिए तो वो डेटा एंट्री डिस्टर्ब होगा। इसलिए उस समय वो सोच के उसे सोचने के लिए वो आगे सोचना चाहेगा और डेटा एंट्री को आगे कंटिन्यू करेगा। तो शेड्यूल में जितने एरर अभी बच गए हैं उनको इंटरैक्टिव एडिट से खोजते हुए वो उन जगहों पर ही चूंकि हमारा कर्सर जाता है जहाँ कोई ना कोई एरर है वो फिर से करेक्शन कर सकता है या नोट लगा सकता है। उस नोट को फिर वो आगे एक्सेल में खोल के और फिर जिससे वो डिस्कस करना चाहता है या जो और करेक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। तो इस तरह से CS Pro के एफिशिएंट यूज़ के लिए नोट लगाना और इंटरैक्टिव एडिट यूज़ करना छोटे डेटा यूज़र के लिए, मैं फिर से इसे कहता हूँ छोटे डेटा यूज़र माने जिसका डेटा साइज छोटा है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जो डेटा कलेक्ट किया है, जो आदमी डेटा को इंटर कर रहा है वो और डेटा की पूरी समझ रखता है। तो इसलिए डेटा की पूरी समझ रखने वाला, छोटा साइज का डेटा रखने वाला उस आदमी के लिए ये इंटरैक्टिव एडिट और नोट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा हो सकती है। और इसी के लिए CS Pro के इस तीसरे लेक्चर में यह चौथा भाग जोड़ा गया है। धन्यवाद।